नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, इन्वायरमेंट के कंपाइलेशन की ये सीरीज हमारी चल रही थी। 2 वीडियोस हमने इससे पहले कंप्लीट किए थे जिसमें कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर चर्चा की गई थी। अब यहाँ हम देखेंगे पारिस्थितिकी दक्षता के बारे में। और पारिस्थितिकी दक्षता क्या होती है, इफिशियंसी किसी भी चीज़ की हम देखते हैं तो उसके आधार पर पता लगता है कि वो चीज़ कैसी है, अच्छी है या खराब है। जैसे मशीन की दक्षता देखी जाती है। तो अब यहाँ पर पारितंत्र पोषण संरचना से एक चीज़ क्लियर होती है और इसे हमने पिछले वाले वीडियो के एकदम अंतिम भाग में डिस्कस किया था कि क्रमवर्ती पोषण स्तर जो होता है उसमें अगर हम ऊर्जा की स्थिति को देखें तो स्वपोषी से लेकर परपोषियों के अलग अलग स्तरों में इसकी मात्रा निरंतर कम होती है और बड़े पैमाने पर कम होती है। ऊपर के स्तर तक जाते जाते, यानी जो उपभोक्ता का ऊपरी स्तर होता है वहाँ तक जाते जाते ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तुलनात्मक रूप से स्वपोषी पौधों के द्वारा अगर तुलना की जाए। अब ये आपने ऊर्जा पिरामिड में भी देखा था पिछले वाले वीडियो में, यहीं पर हमने अपनी बात को खत्म किया था। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए ताकि ये दिखाई दे। देखिए, प्राथमिक उत्पादक जो है अगर वो सौर ऊर्जा से जो भोजन बनाने का काम कर रहे हैं, उसके अलावा ऊर्जा संचित कर रहे हैं, उसको 100% मान लिया जाए, मतलब उनके पास 100%, तो उसका केवल 10% प्राथमिक उपभोक्ताओं को प्राप्त होता है। उत्पादकों का सेवन करके ये जो शाकाहारी जीव हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ये सिर्फ ऊर्जा का 10% ही प्राप्त कर पाते हैं। और इनको खाने वाले जो द्वितीयक उपभोक्ता हैं, यानी बेसिक स्तर के मांसाहारी हैं, तो वो सिर्फ 1% प्राप्त करते हैं। और इन मांसाहारियों को सेवन करके या इन मांसाहारियों का सेवन करके जो तृतीयक उपभोक्ता हैं वो जीवित रहते हैं, तो उन्हें सिर्फ 0.1% प्राप्त होता है। यहाँ 1% था, यहाँ देखिए 0.1 हो गया। और जो शीर्ष परभक्षी हैं वो तो एकदम कम प्राप्त करते हैं, वो 0.01% ही प्राप्त कर पाते हैं। तो ऊर्जा का निरंतर ह्रास हो रहा है, ऊष्मा के रूप में ह्रास हो रहा है, ये इसका स्वरूप है। यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। दक्षता इसी आधार पर निकाली जाएगी ना कि ऊर्जा की कितनी क्षति हो रही है। तो अब 2 कारण हैं इसके, इतनी ऊर्जा की क्षति क्यों हो रही है। क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर में उपलब्ध ऊर्जा का एक हिस्सा जो है वो श्वसन में नष्ट हो जाता है। श्वसन एक जीवधारी के लिए सबसे मूल आवश्यकता है, बिना श्वसन किए वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो श्वसन में एक बहुत बड़ा हिस्सा ही नष्ट हो जाता है और ये उपापचयी क्रियाओं में चला जाता है, या आप कह लीजिए कि खपा दिया जाता है। जो हमारा मेटाबॉलिज्म है या किसी भी जीव का मेटाबॉलिज्म होता है, उसको सही प्रकार से नियंत्रित करने के लिए ये खर्च होता है। और ऊर्जा का जो एक और हिस्सा है वो प्रत्येक रूपांतरण पर नष्ट होता है। मतलब ऊर्जा निम्न पोषण स्तर से उच्च पोषण स्तर में जाती है तो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उसका वहाँ पे अपघटन या विघटन होता है, मतलब क्षति होती है। अब निम्नतर पोषण स्तर से प्राप्त की गई ऊर्जा और उच्चतर पोषण स्तर की जो ऊर्जा है, मतलब उच्चतम पोषण स्तर को स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा, उसका अगर अनुपात निकाल लिया जाए तो उसी को कहा जाता है पारिस्थितिकी दक्षता। मतलब निम्न, जो सबसे निम्न वाला पोषण स्तर था, आप इसे उत्पादक के तौर पर ले सकते हैं, तो वहाँ वाले पोषण स्तर की जो ऊर्जा है और जो सबसे ऊपर का पोषण स्तर है उसकी ऊर्जा, इसका अगर आपस में अनुपात यानी रेशियो निकाल लिया जाए तो हमें ये जो इकोलॉजिकल इफिशियंसी है ये प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ 1942 की बात है, काफ़ी पीछे की। लिंडमैन के द्वारा एक डेफिनेशन दी गई थी और उसमें 10% का नियम प्रस्तुत किया गया था। ये 10% रूल जो है ये एनर्जी इफिशियंसी को ही लेकर है। और इसमें ये कहा गया कि यदि स्वपोषी 100 कैलोरी का उत्पादन करते हैं, वहाँ जो 100% था उसको अगर आप 100 कैलोरी माने, तो 100 कैलोरी का अगर उत्पादन करते हैं तो शाकाहारी जीवों को उसका सिर्फ 10 कैलोरी ही प्राप्त होगा। यहाँ 10% रूल जो है वो लगातार काम करेगा और उनको, मतलब शाकाहारी जीवों को खाने वाले जो मांसाहारी हैं उनको सिर्फ 1% मिलेगा और उसके बाद वाले जो है उनमें वो क्रमशः घटता जाएगा। जैसे आपने देखा 0.1 और 0.01%, ऐसे निरंतर कमी आएगी। अब ये भी कहा जा सकता है कि विभिन्न पारितंत्रों में थोड़ा अंतर हो सकता है, मतलब सारे पारितंत्रों में ऊर्जा का ह्रास एक जैसा हो या आवश्यक नहीं है। स्थलीय पारितंत्र, जलीय पारितंत्र या स्थल पर ही अलग अलग तरह के पारितंत्र पाए जाते हैं, तो उनमें भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन ऊर्जा का ह्रास बड़े पैमाने पर होता है। ये एक कॉमन चीज़ है जो कि सब जगह दिखाई देती है। अब यहाँ आप देखें कि पारिस्थितिकी दक्षताएं जो है उनकी भी परास इसीलिए, मतलब उनकी अपनी एक रेंज है, क्योंकि जब ऊर्जा के स्तर में भिन्नता है और ऊर्जा की क्षति में भिन्नता है, तो इसलिए जो पारिस्थितिकी दक्षता है वो भी अलग अलग होगी। तो इनकी जो परास है वो 5 से लेकर 35% के बीच में हो सकती है। जब आप कोई भी अनुपात निकालते हैं तो वहाँ पर प्रायः वो जो आंकड़ा है वो प्रतिशत में होता है। तो यहाँ भी जो ये रेशियो है ये 5 से लेकर 35% के मध्य का हो सकता है। और पारिस्थितिकी दक्षता, इसे लिंडमैन की दक्षता भी कहा जाता है। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये इसको परिभाषित करने के लिए यहाँ पर दिया गया था।
तो पारिस्थितिकी दक्षता को निकालने का तरीका क्या है? सबसे नीचे वाले पोषण स्तर की ऊर्जा और सबसे ऊपर वाले पोषक स्तर की ऊर्जा को आपस में डिवाइड, मतलब उसका अनुपात निकाल लिया जाए, तो इससे जो मात्रा हमें प्राप्त होती है उससे हम पारिस्थितिकी दक्षता का पता लगा सकते हैं। ये हमने देखा। अब जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को देख लेते हैं। तो अलवणीय जलीय पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें बहता हुआ पानी या सरोवर का जल, जो कि स्थिर या अस्थिर भी हो सकता है, हालांकि सरोवर का पानी स्थिर ही होता है, एक जगह टिका रहता है। पानी का जो बहाव होता है वो नदियों में दिखाई देता है। झील का पानी भी प्रायः स्थिर होता है, वो झील के आकार पर भी निर्भर करता है, लेकिन प्रायः उसमें प्रवाह नहीं होता है, प्रवाह नदियों में होता है। तो ये सारे जो है ये अलवणीय जलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। सरित जल प्रणाली में ताजे जल की धाराएं, झरने, ये सब आ जाते हैं। और सरोजल यानी सरोवर का जो पानी होता है उसमें तालाब, दलदल या इस तरह की और चीज़ें, झील भी आ जाती हैं। झील का भी जो दायरा है वो बंधा हुआ होता है। और ये भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं में एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं। इनकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं तो इनकी विशेषताएं भी भिन्न होती हैं। दूसरा जो है जलीय पारितंत्र में, वो सबसे बड़ा वाला है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी की सतह का 3/4 हिस्सा, मतलब 3/4वां भाग, ये महासागरों के द्वारा घेरा गया है। कहा जाता है कि पहले जब सृष्टि में महाद्वीपों के विकास की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी तो उस समय एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा था जिसको कि पैंजिया कहा जाता था, और उसके चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी था जिसको कि पैंथालासा कहा गया, यानी महान महासागर और महाभूखंड या महान महाद्वीप। बाद में ये जो पैंजिया है इसमें विखंडन शुरू हो जाता है, जो टेक्टोनिक मूवमेंट है उसकी वजह से, और परिणाम ये होता है कि अलग अलग इसमें से जो कॉन्टिनेंट है वो अलग होने शुरू हो जाते हैं, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड, फिर उनके भी विभाजन होते हैं। तो इस प्रकार से महाद्वीपों और द्वीपों की उत्पत्ति होती है। तो महासागर अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है, मतलब जैसी द्वीप की उपस्थिति है उसके हिसाब से। तो यहाँ हम हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक के तौर पर देखने लगते हैं, मतलब तमाम महासागरों और सागरों के बारे में जानते हैं। लेकिन है तो वो पानी ही, चाहे वो जिस नाम से हम पुकारें, पानी का एक स्वरूप है। तो 3/4 हिस्सा जो है वो टोटल महासागरीय जल से घिरा हुआ है। अब यहाँ ज्वार नदमुख को देख लेते हैं, जो कि एस्चुरी कहलाता है। ज्वार नदमुख वो जगह होती है जहाँ नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं। ठीक है, नदी और समुद्र जहाँ मिलेंगे वहाँ पर ज्वार नदमुख का निर्माण होगा। अब यहाँ दिक्कत यह है कि नदी और समुद्र जहाँ मिलते हैं वहाँ डेल्टाओं का भी निर्माण होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क है और दोनों का जो अंतर है उसे भी हम देखेंगे। यहाँ देखिए, डेल्टा को ज्वार नदमुख के उदाहरण में जोड़ दिया गया है, लेकिन ज्वार नदमुख यानी जो एस्चुरी होता है वो ज़्यादातर धीमे प्रवाह वाली नदियों में नहीं होता है। जहाँ खड़ा ढाल होता है और नदियाँ वेग के साथ समुद्र में समाहित हो रही होती हैं, वहाँ पर प्रायः एस्चुरियों का निर्माण होता है। और जहाँ धीमी गति से समतल मैदानों और ढालों के सहारे नदियाँ या एक से अधिक नदियाँ आपस में मिलकर नीचे उतरकर समुद्र में मिल रही होती हैं, तो वहाँ पर प्रायः डेल्टाओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये दोनों के बीच का अंतर है। अब यहाँ आप देखें कि ज्वार नदमुख जो जगह है, यहाँ नदी और समुद्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। नदी का जो अलवणीय जल है उसके भी गुण पाए जाते हैं, समुद्र का जो लवणीय जल है उसके गुण तो पाए ही जाएंगे। तो इसलिए एक ऐसी मिलीजुली परिस्थिति बनती है, एक हाइब्रिड कंडीशन बनती है जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव होती है। इसकी उत्पादकता नदी और समुद्र दोनों की तुलना में ज़्यादा होती है, भले ही ये क्षेत्र बहुत छोटा सा हो। और इसके एग्जाम्पल के तौर पे नदमुख यानी नदियों का मुहाना तो ही है, उसके अलावा तटीय जो तट रेखा होती है, और अनूप, लैगून, डेल्टा को भी इसमें डाल दिया गया है, लेकिन डेल्टा एक अलग कॉन्सेप्ट। अब जैवमंडल को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो जैवमंडल में पृथ्वी का वो भाग समाहित होता है जहाँ पर जीवन उपस्थित होता है। ये हमने पीछे भी देखा था। यह वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल तीनों में हो सकता है और तीनों में होता है। यह ध्रुवों पर नहीं पाया जाता है, लेकिन ये कहना अतिशयोक्ति होगी, ध्रुवों पर भी कुछ न कुछ जीवों की उपस्थिति होती है और इसलिए जैवमंडल की उपस्थिति वहाँ पर होती है। कभी कभी कवक और बैक्टीरिया के बीजाणु होते हैं, लेकिन ये निष्क्रिय रूप में होते हैं, ये समस्या है। तो ये आवश्यक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जीव का होना आवश्यक नहीं है, एक सक्रिय जीव का या सक्रिय जीवन का होना आवश्यक है, तब उसको हम जैवमंडल कहेंगे। तो ध्रुव जो है, दोनों ही ध्रुव, चाहे उत्तरी या दक्षिणी कोई भी हो, वहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, मतलब हमेशा ही वो जमे रहते हैं, बर्फ से ढके रहते हैं। तो इस वजह से वहाँ जीवन की उपस्थिति नहीं के बराबर होती है। जो जीव पाए भी जाते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में, सुप्तावस्था में होते हैं, तो इसलिए वहाँ जैवमंडल को गिना नहीं गया है। अब घास भूमि के पारितंत्र यानी ग्रासलैंड इकोसिस्टम को यहाँ देख लेते हैं। जैवमंडल को हमने देखा, तो घास भूमि के पारितंत्र को देख लें, जो कि जैवमंडल का ही एक हिस्सा है। यह जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, ये पृथ्वी की सतह का लगभग 10 से 25% हिस्सा है, और यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ वर्षा की मात्रा 15 से 75 सेंटीमीटर के बीच की होती है, और ये वर्षा वन क्षेत्रों के लिए अनुकूल नहीं होती है, और यह मरुस्थलीय क्षेत्रों से अधिक होती है। तो यहाँ आप सोच रहे होंगे कि 15 से 75 के बीच में तो मरुस्थल ही आ जाएगा, क्योंकि इतनी कम वर्षा जो है मरुस्थलों में होती है। यहाँ 150 है, ठीक है, 150 से लेकर 75 सेंटीमीटर की जो औसत वार्षिक वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की जो वर्षा होती है, तब वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन, जो घने घने जंगल हैं, वो पाए जाते हैं। लेकिन उससे धीरे धीरे जैसे जैसे वर्षा की मात्रा कम होने लगती है, तो पेड़ों की तादाद और पेड़ों का जो विशालकाय स्वरूप है वो भी घटने लगता है। कम हाइट के और पतझड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं, और जब और मात्रा कम हो जाती है तो वहाँ घासें उगती हैं। इस प्रकार से हमने देखा।
और बाद में यही जो ग्रासलैंड है, यहाँ जब बहुत ज़्यादा चराई का काम होने लगता है, यानी घासें एकदम से उजड़ने लगती हैं और मिट्टी की परत वहाँ से अपना स्थान छोड़ने लगती है। जब घासों की जड़ों को उधेड़ा जाता है पशुओं के द्वारा, पशु जो है वो घास चरते हैं तो आपने देखा होगा कि वो खींच खींच कर चरते हैं, दांत से खींचते हैं, तो घासें जड़ से उखड़ने लगती हैं। और लगातार अगर चराई हो तो मिट्टी जो है वहाँ से खुल जाती है, अनावृत हो जाती है, और वर्षा के पानी से या फिर हवा चलने से वहाँ से मृदा अपरदन शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो क्षेत्र मरुस्थल में परिवर्तित होने लगता है या बंजर हो जाता है। तो मरुस्थलों का निर्माण इस तरीके से भी होता है और ये बहुत चिंताजनक बात है कि आज के समय में ये बहुत तेजी से हो रहा है। खैर, अब यहाँ पर देखें कि 150 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच की वर्षा, अब थोड़ा सा यहाँ जो नीचे वाला अमाउंट है वो कम है, लेकिन 75 सेंटीमीटर तक भी ग्रासलैंड पाए जाते हैं, हालांकि कम मात्रा में होते हैं। वहाँ मरुस्थल की उपस्थिति और कटीली झाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। यह वर्षा वनों के लिए अनुकूल नहीं होते। जंगल यहाँ बहुत भारी भरकम या घने वाले नहीं उगाए जा सकते। अब विशिष्ट घास के मैदान ये होते हैं, आमतौर पर शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। देखिए, नाम के आधार पर होते हैं, जैसी जलवायु है और जैसा क्षेत्र है। तो यहाँ क्षेत्र को आप देखें, दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कि यूरोप और एशिया में समशीतोष्ण जलवायु वाले जो घास के मैदान हैं उनको स्टेपी, और साउथ अमेरिका में पंपास, साउथ अफ्रीका में वेल्ड, और ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है वहाँ डाउन्स के नाम से जाना जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब शेष भारत में जो घास के मैदान मिलते हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो ये मुख्य रूप से स्टेपी और सवाना का मिला जुला रूप है। दोनों में से कोई एक अलग से नहीं है, दोनों के गुण इसमें दिखाई देते हैं। और जलवायु पूरे साल में 10 से 11 महीनों के लिए अर्ध शुष्क रहती है, यानी आधा गीला आधा सूखा, पूरी तरह से शुष्क नहीं होती है। अगर एकदम शुष्क हो जाएगी तो मरुस्थलीय जलवायु हो जाएगी। और औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 200 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, ये माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है वो 20 सेंटीमीटर से कम होती है। मतलब ये शुद्ध रेगिस्तानी जलवायु है। अब वैसे भी देखिए तो भारत में जो पश्चिमी राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये पश्चिमी राजस्थान वाला बहुत ज़्यादा सूखा एरिया है। जो राजस्थान का पूर्वी छोर है वहाँ पर कुछ गनीमत है, लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम की ओर मूव करते हैं शुष्कता बढ़ती जाती है। तो यहाँ के कुछ क्षेत्र जो है वो स्टेपी संरचना के अनुकूल है। अब यहाँ आधा शुष्क मौसम हमेशा रहता है, लगभग 10 से 11 महीने, और औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 20 सेंटीमीटर से कम होती है। ये मैदान जो होते हैं, सीधी बात है कि जब इतनी कम वर्षा होगी तो यहाँ शुष्कता बहुत ज़्यादा होगी, और रेतीले खारी मिट्टी के बड़े मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं, बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं। मिट्टी हमेशा एक्सपोज्ड होती है, यानी खुली हुई होती है, और कभी कभी चट्टानी भी होती है। पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है, और इसमें दोनों तरह की रेत होती है। मतलब स्थिर जो रेत के टीले हैं वो भी होते हैं, और अस्थिर रेत के टीले भी पाए जाते हैं। अब इन मैदानों में शुष्क घास केवल जो संक्षिप्त आर्द्र मौसम इसमें होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा शुष्कता होती है। कुछ जो सीमित समय है उस समय हल्की वर्षा या हल्का जो पानी है वो इन्हें प्राप्त होता है। कुल मिलाकर आर्द्रता की उपस्थिति उस समय हो जाती है। तो जो संक्षिप्त आर्द्र मौसम होता है, ह्यूमिड सीजन होता है, उसमें कुछ घासों की वैरायटी यहाँ पाई जाती है, और घास की परत विरल होती है। तो वार्षिक घास की प्रजातियों में इसको शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर सब कुछ वर्षा और आर्द्रता पर निर्भर करता है। वर्षा का प्रतिशत कितना है और उसी के आधार पर तय होगा कि वहाँ की आर्द्रता कितनी है। क्षेत्र जैसा है, अगर शुष्क है तो वहाँ पर वनस्पतियों की उपस्थिति एकदम ही कम हो जाएगी, सिर्फ जो रेगिस्तानी कटीली वनस्पतियाँ हैं वही उगेंगी। अपेक्षाकृत थोड़ा कम शुष्क है, लेकिन उतना भी तरी वाला नहीं है, तराई नहीं है, तो ऐसे वन पाए जाएंगे जो कि पतझड़ वाले होते हैं। मतलब एक खास मौसम जब गर्मी वाला आता है या ठंडी ही बहुत ज़्यादा पड़ी तो वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। फिर जब मौसम अनुकूल होता है तो पत्तियां नहीं आ जाती। इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और जहाँ हमेशा ही रोज ही बारिश होती है, 10 बजे दिन चढ़ते चढ़ते घनघोर बादल घिर आएंगे और बारिश शुरू हो जाएगी, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, जो कि रोज एक जैसे तापमान और एक जैसी भयंकर वर्षा को प्राप्त करते हैं। तो उनमें हरियाली हमेशा बनी रहती है और उनकी तादाद ज़्यादा होती है, मतलब जंगली क्षेत्र में, और ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो ये हमने देखा। अब देखिए सवाना और स्टेपी के बीच का अंतर क्या है। ये कभी कभी फर्क समझ में नहीं आता कि अंतर क्या हो सकता है। तो सवाना में शुष्क घास की भरपूर मात्रा होती है, और ये न केवल आर्द्र मौसम के दौरान बढ़ती है बल्कि शुष्क मौसम में भी छोटी छोटी मात्रा में पैदा होती है। स्टेपी में क्या होता है, तो स्टेपी में संक्षिप्त आर्द्र मौसम जो होता है, मतलब वेट सीजन, उसके दौरान सभी प्रकार की शुष्क घास उपलब्ध हो जाती है। ये दोनों के बीच का अंतर है। और स्टेपी और सवाना के बीच का जो सबसे मुख्य अंतर है या महत्वपूर्ण अंतर है वो भौगोलिक अंतर का है या भौगोलिक स्थिति के अंतर का है। सवाना स्टेपी की तुलना में भूमध्य रेखा के ज़्यादा करीब पाए जाते हैं। यहाँ इक्वेटर के आसपास, मतलब इक्वेटर के पास और दूर होने पर भी गर्मी की मात्रा निर्भर करती है। तो आप देखिए कि सवाना की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के ज़्यादा नज़दीक है, यानी वहाँ गर्मी ज़्यादा होगी। ये स्टेपी की तुलना में गर्म ज़्यादा होते हैं। वर्षावन के करीब होने के कारण सवाना मैदानों में 2 मुख्य मौसम होते हैं। असल में कहा जाता है कि एक समय में सवाना मैदान जो थे वो भी वर्षावन ही हुआ करते थे, लेकिन समय और परिस्थितियाँ बदलने के साथ साथ उनमें कटाई होती गई और वो वीरान घास के मैदानों में तब्दील हो गए, जहाँ पर जब पेड़ उजड़ गए तो घासों की उत्पत्ति होने लगी। किसी ज़माने में वो भी जंगल हुआ करते थे। ऐसी सिर्फ एक कल्पना है। अब यहाँ देखिए कि 2 प्रमुख मौसम होते हैं। एक तो गर्म होता है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है,
ठीक है, एक सामान्य गर्म होता है, एक बहुत ज़्यादा गर्म होता है, एक थोड़ा ठंडा होता है। और शीत ऋतु यहाँ सूखी होती है, उसमें आर्द्रता नहीं पाई जाती। और स्टेपी क्या है, तो स्टेपी भूमध्य रेखा से दूर होते हैं, मतलब इक्वेटर से नज़दीक में नहीं होते हैं, दूरी पर होते हैं। और ये छाया वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा पूरे वर्ष में प्रशस्त रूप से होती है। मध्यम ऊंचाई वाले पौधे ऐसी शुष्क परिस्थितियों में पैदा हो सकते हैं। और चूंकि इक्वेटर से इनकी दूरी ज़्यादा है तो इस कारण से यहाँ पर ठंडक की स्थिति भी तुलनात्मक रूप से सवाना की तुलना में ज़्यादा होती है। और उत्तरी स्टेपी जो है वहाँ पे बारिश की बजाय जो स्नोफॉल है वो होता है, यानी बर्फ़ गिरती रहती है। तो बर्फ़ गिरने का जो प्रोसेस है उससे ही पानी की प्राप्ति हो जाती है और उससे पौधों को नुकसान भी पहुंचता है। तो यहाँ पौधों की संरचना और पत्तियों की संरचना भी अलग होती है। तो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर भी, यानी इक्वेटर से अलग अलग डिस्टेंस के आधार पर भी घासों की बनावट में परिवर्तन आते हैं। घास ही नहीं, प्रत्येक वनस्पति की बनावट में परिवर्तन आते हैं। उत्पादकता की बात कर लेते हैं। किसी भी पारितंत्र की क्रियाशीलता और उसके स्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा की निरंतर निवेश यानी इनपुट की आधारभूत आवश्यकता है। और प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न किए गए जैव मात्रा, यहाँ आप देख रहे हैं जैव मात्रा या कार्बनिक सामग्री की मात्रा है। और इसे भार या ऊर्जा मतलब किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर के तौर पे व्यक्त किया जा सकता है। और जैव मात्रा के उत्पादन की दर को ही उत्पादकता कहा जाता है। तो उत्पादकता है क्या, ये आपको पता होना चाहिए। और विभिन्न पारितंत्रों की उत्पादकता की तुलना भी आपस में हम कर सकते हैं। इसे सकल या कुल प्राथमिक उत्पादकता तथा नेट प्राथमिक उत्पादकता में विभाजित किया जाता है। ये इसकी कुछ बेसिक चीज़ें हैं। और साथ ही साथ एक पारिस्थितिकी तंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यहाँ ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर होती है। कार्बनिक तत्व जो होता है उसकी उत्पादन दर होती है। और सकल प्राथमिक उत्पादकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा जो पौधे होते हैं उनमें श्वसन के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। यदि हम सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान हुई क्षति को माइनस कर देते हैं तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त हो जाती है। ये इसको कैलकुलेट करने का एक तरह का फार्मूला है जो कि नीचे दिया हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। ये अंग्रेजी में इसका शॉर्टकट दे रखा है। तो इस प्रकार से आप जो श्वसन के दौरान हुई क्षति है उसको अगर जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसमें से घटा देते हैं तो आपको जो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है वो प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। अभी नेट प्राथमिक उत्पादकता जो होती है उसकी बात करें तो परपोषियों की या परपोषितों की खपत यानी शाक भक्षी या अपघटक के रूप में इसके लिए उपलब्ध जैव की मात्रा या उपलब्ध जैव मात्रा को नेट प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। और द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के दर के रूप में परिभाषित किया है। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है और ये विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पर निर्भर करती है। इसलिए ये विभिन्न प्रकार के पारितंत्रों में अलग अलग होती है। संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार कार्बनिक तत्व यानी शुष्क भार के रूप में लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। 170 बिलियन टन, ठीक है। यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% हिस्सा समुद्रों द्वारा ढका हुआ है, फिर भी इसके बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन है। शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। तो ये असली बात है, मतलब जो असली कॉन्सेप्ट है उसे हमने देखा। नेक्स्ट यहाँ देखिए अपघटन को। तो अपघटन के बारे में आप जैसे देखते हैं केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करके सरल कार्बनिक पदार्थों में या अणुओं में विभाजित करते हैं और उसके साथ साथ मिट्टी में जो जमीन की जो ऊपरी कड़ी परत है उसको भुरभुरा बनाने में सहायता करते हैं, मतलब पौधे के लिए वो उपयोगी होते हैं। और इस प्रकार से अपघटक जटिल जो कार्बनिक सामग्री है उसको अकार्बनिक तत्वों में विभाजित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। पादपों के मृत अवशेष जैसे कि पत्तियां, छाल, फूल तथा प्राणियों के जो मृत अवशेष हैं और उनके मल इत्यादि हैं यानी अपशिष्ट पदार्थ हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे सहित अपर्द यानी डेट्राइटस बनाते हैं जो कि अपघटन के लिए कच्चे पदार्थों का काम करते हैं। ये रॉ मटेरियल होता है। और अपघटन की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण जो होते हैं उन्हें आप याद रखिएगा। ये तो खंडन यहाँ पे देखिए शुरुआत में दिया हुआ है। खंडन होता है, निच्छालन होता है, अपचयन होता है, इसके बाद ह्यूमस बनने की प्रक्रिया होती है और फिर खनिजीभवन होता है, यानी उनका खनिज के रूप में जमीन में समाहित होने की जो प्रक्रिया है वो होती है। तो इस प्रकार से इनका अपघटन या किसी भी अपशिष्ट पदार्थ का अपघटन होता है। उसमें कई सारे चरण होते हैं जिन्हें कि खंडन से शुरू करके खनिजीभवन तक ले जाया गया। अपर्दहारी की बात करें, अपर्दहारी जैसे कि केचुआ या इस तरह के और भी छोटे जीव, ये अपर्द को छोटे छोटे कणों में विभाजित कर देते हैं या खंडित कर देते हैं। आपने देखा ना कि खंडन पहला चरण है तो खंडित कर देते हैं और इस प्रक्रिया को खंडन कहते हैं, वही बताया गया। निच्छालन का मतलब होता है कि जल विलेय, अकार्बनिक पोषक ये सब भूमि के मृदा संस्तर में घुस जाते हैं यानी मृदा को फिर से प्राप्त हो जाते हैं और अनुपलब्ध एंजाइम, माफ कीजिएगा, अनुपलब्ध लवण के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। बैक्टीरियल यानी जीवाणुवीय और कवकीय एंजाइम्स जो हैं ये अपर्दों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं और ये जो प्रक्रिया है इसको अपचयन कहा जाता है।
अब आगे क्या होता है, तो यह समझना आवश्यक है कि महत्वपूर्ण जो अपघटन की प्रक्रियाएं हैं उसमें से जितनी भी ऊपर दी हुई हैं अपघटन की समस्त प्रक्रियाएं वह अपर्ध पर समांतर रूप से लगातार चलती रहती हैं जब तक कि उसका पूर्ण विखंडन या पूर्ण रूप से समावेशन नहीं हो जाता है। ह्यूमिफिकेशन या मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया अपघटन के दौरान मृदा से संपन्न होती है और ह्यूमिफिकेशन के द्वारा एक गहरे रंग के क्रिस्टल रहित, यहाँ देखिए, गहरे रंग के क्रिस्टल रहित तत्व का निर्माण होता है जिसे कि ह्यूमस कहा जाता है। ह्यूमस क्या होता है ये यहाँ पर बताया गया है। यह सूक्ष्म जैविक क्रिया के लिए एक उच्च प्रतिरोधी होता है और इसका अपघटन बहुत धीमी गति से होता है। प्रकृति में अगर देखा जाए तो ये कोलाइडल होता है, मतलब कोलाइडी प्रकृति का होता है या व्यवहार का होता है और इसके कारण यह पोषण के भंडार के तौर पे काम करता है। ह्यूमस पुनः कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा खंडित किया जाता है और खनिजीकरण नाम की प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक द्वारा, यहाँ देखें कि जो खनिजीकरण नामक प्रक्रिया द्वारा अकार्बनिक पोषक उत्पन्न होते हैं उन्हें मुक्त करता है। तो पहले तो ये जानना आवश्यक था कि ह्यूमस किसको कहते हैं। तो ह्यूमस जो है ये सूक्ष्म जैविक क्रियाओं के प्रति अपनी प्रतिरोधकता को दर्शाता है, इसलिए कुछ समय तक बना रहता है और कुछ अन्य जो जीव हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उसके द्वारा इनका फिर से खंडन होता है और यही जो प्रक्रिया है उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद अपघटन के बारे में देखते हैं। तो अपघटन एक प्रक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अपघटन की दर जलवायविक घटकों तथा अपर्ध के रासायनिक संघटकों द्वारा निर्धारित होती है। एक विशिष्ट जलवायविक परिस्थितियों में यदि अपर्ध काइटिन और लिग्निन से भरपूर होता है तब अपघटन की जो दर है वो धीमी होती है, वो तेज नहीं चलती। और यदि अपर्ध नाइट्रोजन तथा जल विलेय तत्व जैसे कि चीनी या इस तरह की चीज़ों से भरपूर होता है तब यह तेज होती है। और ताप और मृदा की नमी बहुत ही महत्वपूर्ण जलवायविक घटक होती है। तापमान और मृदा में उपस्थित नमी ये सबसे महत्वपूर्ण जलवायविक घटकों के तौर पे सामने आते हैं सूर्य के प्रकाश के अतिरिक्त, जो कि मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा अपघटन की गति को नियमित करते हैं। गर्म और आर्द्र जो वातावरण होता है, देखिए गर्मी जहाँ पर भी होगी वहाँ पर इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो बढ़ जाएंगी। तो गर्म और आर्द्र पर्यावरण में अपघटन की गति तेज होती है, जबकि अगर तापमान कम हो जाए तो जो अपघटन की प्रक्रिया है वो भी धीमी हो जाती है। किसी भी चीज़ के सड़ने का प्रोसेस जब गर्म मौसम होता है तो तेज गति से होता है और वही जब ठंडा मौसम रहेगा तो ये धीमा हो जाएगा। इसीलिए किसी भी मृत शरीर को सुरक्षित रखने के लिए उसे ठंडा कर दिया जाता है या बर्फ पर रख दिया जाता है ताकि वो प्रक्रिया धीमी हो जाए और इसके परिणाम स्वरूप कार्बनिक पदार्थों का भंडार जमा हो जाता है। अपघटन होगा तो कार्बनिक पदार्थ मुक्त होंगे, मृदा को प्राप्त होंगे या वातावरण में विलीन हो जाएंगे, तो उनका एक भंडार इकट्ठा हो जाएगा। ऊर्जा के प्रवाह को देख लेते हैं। तो गहरे समुद्र के जल तापीय पारितंत्र को छोड़कर पृथ्वी पर सभी पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। केवल जो जल तापीय पारितंत्र है उसको एक तरफ रख देना चाहिए क्योंकि वहाँ सिस्टम थोड़ा सा अलग है। आपतित सौर विकिरण का 50% से जो कम हिस्सा है, मतलब जितना सौर विकिरण पृथ्वी को प्राप्त होता है उसका 50% से भी कम हिस्सा प्रकाश संश्लेषण वाली जो क्रिया है उसके लिए इस्तेमाल होता है, मतलब उस क्रिया के लिए काम भर विकिरण के लिए इस्तेमाल होता है। और पादप और प्रकाश संश्लेषण जीवाणु जिसे कि स्वपोषी कहा जाता है, ये सूर्य की विकृत ऊर्जा को सरल अकार्बनिक पदार्थों से आहार तैयार करने में इस्तेमाल करते हैं और पादप केवल 2 से 10% ही जो प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण है उसको ग्रहण कर पाते हैं। मतलब संपूर्ण सौर विकिरण का सिर्फ 10% मैक्सिमम पौधे ग्रहण करते हैं और उससे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और यही आंशिक मात्रा की जो ऊर्जा है ये संपूर्ण विश्व का संपोषण करती है। मतलब समझ लीजिए कि सूर्य के प्रकाश का 2% से लेकर 10% हिस्सा जो है वो पौधों को प्राप्त होता है और उसका भी जो छोटा सा हिस्सा है या छोटा सा भाग है, हम पोषण के जिस स्तर में है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना है, वो सिर्फ हमें प्राप्त होता है। यानी बहुत मामूली हिस्सा हम सौर विकिरण का प्राप्त करते हैं और उतने से ही पोषित होते हैं। तो ये आपने देखा। अतः यह जानना महत्वपूर्ण है कि पादपों द्वारा संग्रहण की गई सौर ऊर्जा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों के किस माध्यम में, माफ कीजिएगा, विभिन्न जीवों के माध्यम से किस प्रकार से प्रवाहित होती है, मतलब इसका प्रवाह कैसे होता है, जो स्वपोषी पौधे हैं वहां से लेकर जितने भी परपोषी जीव इनके ऊपर आश्रित हैं उन तक। तो नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं। पृथ्वी के सभी जीव आहार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं, मतलब पौधों पर निर्भर होते हैं। अतः आपको ये मिलेगा कि सूर्य से उत्पादकों की ओर और फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह जो है, सूर्य से जो ऊर्जा है वो उत्पादक को मिली, मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए कि सूर्य है और यहाँ से पौधे जो है पौधों को ऊर्जा प्राप्त हुई 2% या 10%, आप जितना मान लीजिए या जितनी पौधे की अवशोषित करने की क्षमता है। तो इतनी ऊर्जा वो जो सूर्य से प्राप्त किया है तो ये एक दिशा में गया और उसके बाद फिर उपभोक्ता जितने भी हैं वो इस पर आश्रित है, मतलब जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो इस उत्पादक को खाकर अपना पेट भरेंगे। तो यहाँ से ऊर्जा उस उपभोक्ता को प्राप्त हुई, फिर उस उपभोक्ता को खाने वाले जो मांसाहारी जीव हैं उनको क्रमिक तौर पर प्राप्त होगी। तो ये एक दिशा में चलता है। ऐसा नहीं है कि जो टर्शियरी यहाँ पे कंज्यूमर है वो सेकेंडरी को ऊर्जा ट्रांसफर कर देगा और सेकेंडरी वाला प्राइमरी को दे देगा, प्राइमरी वाला ले आकर फिर घास को वापस रख देगा और घास जो एनर्जी उससे ग्रहण की थी, माफ कीजिएगा, घास जो सौर ऊर्जा सूर्य से ग्रहण की थी वो सूर्य को वापस लौटा देगी। ऐसा संभव है? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय होता है, उसमें भी ऊर्जा का ह्रास ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में या तमाम रूपों में ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है।
ये हमने देखा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की शब्दावली में हरे पादप को उत्पादक कहा जाता है और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में शाकीय और काष्ठीय पादप जो है वो मुख्य उत्पादक है। इसी प्रकार से अलग अलग प्रजातियां इनकी हैं, जैसे पादप प्लवक है, काई है या बड़े पौधे हैं। जलीय और स्थलीय दोनों जो पारिस्थितिकी तंत्र हैं वहाँ ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सभी जीव अपनी आहार की आवश्यकता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो ये तो हमने पहले भी देखा है। अतः इन्हें उपभोक्ता या परपोषित कहा जाता है क्योंकि ये दूसरों के ऊपर आश्रित रहते हैं। और यदि वे उत्पादक या पादपों से आहार पूर्ति करते हैं तब इन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और अगर ये एक घास खाने वाले या जो पौधों का सेवन करने वाले जीव हैं उनको खाकर अपना पेट भरते हैं तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है। और मांसाहारियों का भक्षण करने वाले जो अनदर मांसाहारी हैं उनको तृतीयक या सर्वोच्च उपभोक्ता की श्रेणी में डाला जाता है। तो ये इस प्रकार से उपभोक्ताओं की अलग अलग कैटेगरियाँ हैं। निश्चित ही प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो शाकाहारी होंगे, मतलब पौधों को ही खाकर अपना पेट भरते होंगे। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की जाए तो इसमें कुछ सामान्य शाकाहारी जीव जैसे कि कीट पतंगे, कुछ पक्षी भी हैं, कुछ स्तनधारी जीव हैं। और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में मोलस्क जो होते हैं, यानी मोलस्का कुल के जितने भी जीव होते हैं वो सभी इसी श्रेणी में आते हैं। ये उपभोक्ता या वे उपभोक्ता जो कि शाकाहारी जीवों से अपने आहार की पूर्ति करते हैं, उन्हें खाकर अपना पेट भरते हैं, वे मांसाहारी या मांसभक्षी होते हैं। ये प्राथमिक मांसभक्षी होते हैं। ठीक है, मांसभक्षियों की कैटेगरी में ये सबसे शुरुआती होते हैं और इसीलिए इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में डाला गया है। और ये पशु आहार हेतु प्राथमिक जो मांसभक्षी हैं, यहाँ एक क्रम से आगे बढ़ रहा है, इसे ध्यान से समझिएगा। पहले क्या होता है कि जो उपभोक्ता हैं, मतलब उत्पादक हैं हरे पौधे, और हरे पौधों को खाने वाले जो उपभोक्ता हैं वो यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। फिर इसके बाद इन शाकाहारी जीवों को खाने वाले कुछ इनसे शक्तिशाली मांसाहारी जीव होते हैं, तो उनको द्वितीयक उपभोक्ता या प्राथमिक मांसाहारी कहा जाता है। ये दोनों ही संबोधन इनके लिए इस्तेमाल होता है। फिर इन मांसाहारियों को खाने वाले इनसे भी बड़े मांसाहारी जीव जो कि इनको खाकर अपना पेट भरते हैं, क्योंकि ये जो शाकाहारी हैं इनको खाकर इनका पेट नहीं भरने वाला है, इन्हें बड़ी खुराक की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ न मिलने पर ये शाकाहारियों पर भी अटैक कर देते हैं क्योंकि मांस इनका मेन टारगेट होता है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो बीच वाले मांसाहारी हैं जिन्हें कि प्राथमिक मांसाहारी कहा गया, उनको खाकर अपना पेट भरते हैं, तो ये द्वितीयक मांसाहारी कहलाते हैं या फिर तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। अगर खाद्य श्रृंखला यही समाप्त हो जाती है तो इन्हें सर्वोच्च उपभोक्ता कह दिया जाता है। इससे आगे बढ़ती है तो फिर चतुर्थ उपभोक्ता, पंचम उपभोक्ता, ऐसे इन्हें आगे बढ़ाया जाता है। ये पूरा सिस्टम है। अब खाद्य श्रृंखला को आपने हालांकि देखा था पीछे, यहाँ भी वही चीज़ दी हुई है। ये चारागाह का पारितंत्र है और इसमें आप देख रहे हैं कि घास जो है वो उत्पादक है। घास को बकरी खाती है। अब यहाँ टिड्डे वाला जो पारितंत्र है उसको एक तरफ कर देते हैं। घास को बकरी खाती है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, बकरी को मनुष्य खा लेता है जो कि द्वितीयक उपभोक्ता है, और अगर एक शेर आ जाए जो कि मनुष्य को मारकर खा ले तो वो तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फूड चेन जो है वो मनुष्य पर आकर समाप्त हो जाती है, यानी द्वितीयक उपभोक्ता पर खत्म हो जाती है। तो फूड चेन अपने से भी जनरेट की जा सकती है जो कि संभावित हो। अब एक अन्य प्रकार की खाद्य श्रृंखला को अपर्द खाद्य श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये अपर्दों के बारे में हमने शुरुआत में ही पर्याप्त चर्चा कर ली है। मृत कार्बनिक सामग्री से ये शुरू होता है, मतलब मृत जो अपशिष्ट होते हैं, सड़ा गला पदार्थ होता है, उसको अपघटित करने वाले अपर्द भोजी, और उन अपर्द भोजियों को खाने वाला मुर्गा हमने पीछे देखा था, या इस तरह के और जो पक्षी या जीव, और फिर इन पक्षी या जीवों को सेवन करने वाले जो इनसे थोड़े बड़े मांसाहारी हैं वो। तो इस प्रकार से अपर्द जीवियों वाला जो खाद्य श्रृंखला का क्रम है वो चलता रहता है। यह अपघटकों से बना होता है। इसमें जो घटक होते हैं वो प्रायः क्या है, अपघटक होते हैं, जो कि मुख्य रूप से कवक और बैक्टीरिया के रूप में परिपोषित जीव होते हैं, और ये मृत कार्बनिक सामग्री या अपर्दों के खंडन द्वारा अपेक्षित ऊर्जा और पोषण को प्राप्त करते हैं। इन्हें मृतपोषी या पूर्तिजीवी कहा जाता है, मतलब मृत अपघटकों के नाम से ये जाने ही जाते हैं। अपघटक पाचक एंजाइम साबित हो सकते हैं, माफ कीजिएगा, अपघटक पाचक एंजाइम स्रावित करते हैं। यहाँ पे स्रावित होगा मतलब उत्सर्जित करते हैं अपने शरीर से, और जब स्रावित करते हैं तो ये मृत जीवों या जो अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पर है उसके ऊपर जाता है और अकार्बनिक पदार्थों में उनका विघटन कर डालता है, मतलब जो जटिल अणुओं की संरचना है उसको तोड़ने लगता है। उनका अपघटन करने के लिए आवश्यक है कि जो जटिल रासायनिक बंध वहाँ पर बने हैं उनको पहले तोड़ दिया जाए और सरल बंधों का निर्माण किया जाए ताकि उन्हें धरती या वातावरण में समाहित होने में आसानी हो। तो वो जटिल जो कार्बनिक संरचना, माफ कीजिएगा, अकार्बनिक और कार्बनिक संरचनाएं होती हैं उनका विखंडन करते हैं। देखिए, किसी भी जीव में सिर्फ कार्बनिक संरचना ही नहीं होती है, अकार्बनिक पदार्थों की भी उपस्थिति होती है। कुल मिलाकर एक किसी भी जीव का, चाहे वो मनुष्य हो या कोई अन्य जीव जंतु हो, उसका शरीर खुद एक रासायनिक प्रयोगशाला है। उसमें तमाम रसायन पाए जाते हैं, तमाम तत्व पाए जाते हैं। तो इनकी आपस में इनका जो आपस में केमिकल कॉम्बिनेशन बनता है, तो उन जटिल रासायनिक बंधों को तोड़ने की आवश्यकता जब होती है तो उसके लिए ये एंजाइम का स्रावण करते हैं और इस प्रकार से सरल अणुओं में इनका विखंडन हो जाता है और बाद में ये उन्हीं के द्वारा अवशोषित कर दिए जाते हैं। तो ये इनका भोजन है। मतलब पहले ये सीधे सीधे सड़े गले पदार्थों को नहीं खाते हैं, पहले उनके ऊपर अपना एंजाइम छोड़ते हैं ताकि वो विखंडित हो और उसके बाद उनका जो सरल घटक है उसका ये सेवन करते हैं। तो ये हो गए अपरद भोजी। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि जलीय पारितंत्र में
चारण खाद्य श्रृंखला ऊर्जा के प्रवाह का मुख्य साधन है और इसके विरुद्ध स्थलीय पारितंत्र में एक जीएफसी की तुलना में अपरद खाद्य श्रृंखला द्वारा कहीं अधिक ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो ये तो सीधी बात है। और कुछ स्तरों पर अपरद खाद्य श्रृंखला को चारण यानी चराई खाद्य श्रृंखला से भी जोड़ दिया जाता है। अब अपरद खाद्य श्रृंखला की अगर बात की जाए तो इसके कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला यानी चराई पर आधारित खाद्य श्रृंखला के पशुओं के शिकार बन जाते हैं, जो हिंसक पशु हैं उनके। और एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जीव जंतु, जैसे कि अब आप इसमें सबसे छोटे वाले जीव को देखें तो तिलचट्टा काकरोच, जो कि सब कुछ खा लेता है, मतलब शाक सब्जी से लेकर सड़े गले पदार्थ, और कभी कभी ये जूतों के सोल का जो नीचे का हिस्सा होता है उसको भी खा लेता है। कुल मिलाकर ये बड़ा ही जुझारू जीव होता है, जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी संघर्ष कर लेता है। तो तिलचट्टा और इसके अतिरिक्त कौवे, ये सब सर्वभक्षी होते हैं, जो इन्हें मिलेगा वही खा लेंगे। खाद्य श्रृंखलाओं का जो प्राकृतिक अंतर संबंध होता है वो एक आहार जाल यानी फूड वेब का निर्माण करता है। जब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में संबंधित हो जाती हैं, और संबंधित क्यों होती हैं, तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि आपस में इनकी एक दूसरे पर निर्भरता होती है। एक उत्पादक है, बाकी सब उपभोक्ता हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। एक कहीं जो उत्पादन का स्तर है उसमें अगर कहीं से थोड़ी सी कमी आ जाए, जिससे कि इसके बाद वाले आगे के स्तर की आवश्यकता पूरी ना हो रही हो, या मान लीजिए कि ये बीच से ही रिप्लेस हो गया, तो वो अपना विकल्प खोजने के लिए आसपास अपनी निगाह दौड़ाएगा और आसपास जो भी फूड चेन इसको दिखाई देगी उसमें से अपने काम के फेज को या अपने काम के स्टेप को चुन लेगा। तो इस प्रकार से दोनों खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाएंगी। इसमें दोनों का फायदा होता है और पारितंत्र का स्थायित्व बना रहता है। ये हमने देखा और यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे अभी बातें जारी रहेंगी, पर्यावरण में अभी बहुत कुछ देखना है, लेकिन इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।